हेलो चैंपियंस। तो कैसे हो सारे के सारे। मैं भी साइंस की तैयारियां पूरी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में गुणसूत्र से रिलेटेड टॉपिक किया था। उसका कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, तो आज की क्लास में हम उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, गुणसूत्र। आओ चलते हैं सर। तो हम आज गुणसूत्र के बारे में कल हम पढ़ चुके थे कि गुणसूत्र क्या है क्या नहीं है। आओ सर, गुणसूत्र। तो एक बार पिछली क्लास का रिवाइज करा देते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने गुणसूत्र के खोजकर्ता, नामकरण देने वाले गुणसूत्र के खोजकर्ता को देखा कि खोजकर्ता कौन। ठीक है, उसका नामकरण करने वाले कौन है क्या नहीं है। फिर हमने ध्यान रखना गुणसूत्र की संरचना को समझा। गुणसूत्र की क्या समझा सर? संरचना। ठीक है, जिसमें हमने इसका नामांकित चित्र भी समझा था कि चित्र क्या है क्या नहीं है इसका। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार देखे थे। आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार देखे थे। और ये देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था सर, जो गुणसूत्र होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? कायिक और लैंगिक गुणसूत्र, ये हमने देखा था। ठीक है ना, कायिक देखा था और लैंगिक देखा था। ठीक है सर। तो अब आज की क्लास में हम गुणसूत्रों के टॉपिक को आगे लेके हुए चलते हुए, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के बारे में कंप्लीट जानकारी। आओ सर, गुणसूत्र के बारे में क्या था कि सर इसके खोजकर्ता कौन होते हैं? हाफ, मतलब इसको जो सबसे पहले देखते हैं वो कौन है? हाफ मिस्टर। खोजकर्ता कौन आते हैं? स्ट्रोसबर्गर। और नामकरण कौन करते हैं? तो नामकरण हमें पता था सर, कौन आता है? वाल्डे मेयर। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था गुणसूत्रों को सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर चार भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे सर जी? तो हमें पता होना चाहिए। हमने देखा था कि एक तो होता है मेटासेंट्रिक, एक होता है सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। फिर हमने कोशिका विभाजन को देखा था कि कोशिका विभाजन की चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है सर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो मेटाफेज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस विभाजन की इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र में पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि एनाफेज जो होती है, यहाँ पे गुणसूत्रों में विखंडन प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने पढ़ा था। गुणसूत्रों के चित्र को हमने देखा था कि क्या है, पेलिकल क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कोरेटेड क्या होता है। ठीक है, ये हमने सारा देखा था। काइनेटोकोर क्या होता है, टेलोमियर क्या होता है, सैटेलाइट बॉडी क्या होता है, सेट क्रोमोसोम के आधार पे गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, वी स्टार्टेड। अब हम आगे चलते हैं और आगे आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना को। गुणसूत्र की संरचना कि सर ये बना किसके होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि गुणसूत्र बना किसका होता है, तो ध्यान रखना हमारा जो गुणसूत्र बना होता है, तो ध्यान रखना गुणसूत्र बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। और ये बना होता है इधर आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके सर। डीएनए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि गुणसूत्र बना किसका होता है, तो ध्यान रखना गुणसूत्र बना किसका होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन आरएनए से। ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही डीप पूछे कि हमें तो परफेक्ट बताओ, तो आप यूं कहना कि अगर सपोज गुणसूत्र 100% है, तो गुणसूत्र का 90% हिस्सा तो किसका बना होता है सर? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। और 10% हिस्सा किसका बना होता है सर? आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। और डीएनए के बारे में आप बेसिकली जानते हो क्या होता है सर? तो डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबोस
न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये कौन होता है? डीएनए होता है। आरएनए कौन होता है? तो इसके बारे में भी आप जानते हो कि सर कौन होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ओके सर, डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा पता चल गया कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब डीएनए के बारे में थोड़ा और जान लो। क्या जानेंगे सर थोड़ा और? कि जो डीएनए होता है इसमें कौन होती है? शर्करा होती है, और इसमें जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है सर? इसमें जो शर्करा होती है वो होती है C5H10O4, इसमें C5H10 और O4 होता है। और सर अगर कोई पूछे कि इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक, हालांकि हम जब भी न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे तो इनको एक बार वापस देखेंगे, तो इसमें ध्यान रखना नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है एडिनिन, एडिनिन, और एक होता है गुआनिन, एक होता है सर थायामीन, और एक हमारे पास आ जाएगा यूरेसिल। एक हमारे पास कौन आ जाएगा सर? यूरेसिल। इसके अंदर राइबोसोम के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो शर्करा होती है, इसके अंदर कौन होती है सर? इसमें जो शर्करा होती है वो कौन होती है सर? C5H10O5। सर क्या डिफरेंस? तो यहाँ देखो डी यानी डिलीट, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिलीट हो चुकी है तो 5 होती है, एक डिलीट हो गई तो O4, बाकी इधर कोई डिलीट नहीं है तो O5, ऐसा का ऐसा। ठीक है, और अगर सर इसमें पूछ ले कि नाइट्रोजनी क्षारक कितने हैं, नाइट्रोजनी क्षारक आपसे अगर पूछे कि इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तो सेम रहता है। साइटोसिन ये तो क्या रहता है सर? सेम। एडिनिन, गुआनिन, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कौन आएगा? साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, यहाँ पे होता है थायामीन, और यहाँ पे इसके स्थान पे कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। कौन आ जाता है सर? यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए, सर डीएनए आरएनए क्या है? तो गुणसूत्र किससे मिलकर बना है? डीएनए और आरएनए से। अगर मेरे से पूछा जाए पर्टिकुलर किससे बना है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से, और 10% हिस्सा इसका बना हुआ है आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए किसे कहते हैं? तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो होती है C5H10O4, और नाइट्रोजनी क्षारक इसमें कौन कौन से होते हैं? तो एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन। एडेनिन और थायामीन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इधर आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें जो शर्करा होती है वो होती है C5H10O5, और नाइट्रोजनी क्षारक जो इसके अंदर होते हैं, तो एडेनिन और यूरेसिल के बीच में यहाँ भी क्या पाया जाता है सर? डबल बॉन्ड पाया जाता है। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है सर? तो डीएनए के बारे में आप अगर और ध्यान रखो तो देख लेना, डीएनए जो होता है ये ऋणावेशी सिरा होता है। ये कौन सा सिरा होता है? ऋणावेशित होता है। डीएनए कौन होता है सर? ऋणावेशित होता है। डीएनए ऋणावेशित, और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? धनावेशित होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है सर? धनावेशित होता है। क्लियर है सर? ओके, आगे चलते हैं। तो अब सर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र कैसे बनता है, आओ देखते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन को समझते हैं, ठीक है ना? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, आओ। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? आओ, घबरा क्यों रहे हो, बता रहे ना, शुरू से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो जाएगी H1, एक हो जाएगी H2A, एक हो जाएगी H2B, एक हो जाएगी H3, और एक हो जाएगी शेरो H4। तो हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है सर? 5 प्रकार की। H1, H2A, H2B, H3 और H4। और क्या जानते हैं सर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में? तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है सर? धनावेशित होती है। कैसी होती है सर? धनावेशित होती है। ठीक है सर जी, ये कैसी हो जाएगी? धनावेशित। और डीएनए कौन होता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डीएनए किसके बना है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। अब डीएनए की संरचना को समझने के लिए हमारे पास मॉडल है, ठीक है ना? किसकी संरचना को? डीएनए यानी गुणसूत्र,
गुणसूत्र की संरचना को समझने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल है। संरचना हेतु मॉडल, संरचना हेतु मॉडल। और हमारे पास जो मॉडल है उसमें एक हमें ध्यान रखना है, पहला तो अष्टक मॉडल, अष्टक मॉडल, या इसी अष्टक मॉडल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है। और एक मॉडल हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सोलेनाइड मॉडल। एक हमें ध्यान रखना है सोलेनाइड मॉडल। ठीक है, एक हमें क्या ध्यान रखना है? सोलेनाइड मॉडल। और इसके बाद हम गुणसूत्र सिद्धांत को देखेंगे, गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुण सूत्रीय सिद्धांत, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है। तो सर डीएनए की संरचना को, गुणसूत्र की संरचना को समझाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अब इसके मॉडल को समझने के लिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके मॉडल को, इसकी संरचना को, इसकी आकृति को समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए थे। तो उसमें से पहला मॉडल हमारे पास आता है अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल। और समझना अष्टक मॉडल क्या होता है या न्यूक्लियोसोम मॉडल। अष्टक मॉडल या कौन सा मॉडल? न्यूक्लियो न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है सर? आओ देखते हैं। आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन हमने कितनी पढ़ी थी? अरे अभी बताया था, हिस्टोन प्रोटीन हमने कितनी पढ़ी थी सर? हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास मुख्यतः कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है सर? 5 होती है। पहली तो कौन हो जाएगी? H1, दूसरी कौन हो जाएगी? H2A, तीसरी कौन हो जाएगी? H2B, फिर कौन आ जाएगा? H3, और फिर कौन आ जाएगा? H4 आ जाएगी। ठीक है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ओके सर, ठीक है। तो देखो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या कहता है कि आपके पास 4 प्रोटीन H1 है, ठीक है, ये 4 प्रोटीन, 1 2 3 4, इन्हीं 4 के पीछे और 4 गोले, मतलब ये एक गोला है कंचा, उसके पीछे एक कंचा और, तो ये 4 कंचे है, 4 कंचे के पीछे 4 कंचे और है। अब ये जो कंचा है वो कौन सी प्रोटीन का है सर? तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कौन सी प्रोटीन का? H2A। ये कौन सी को जाएगा? H2B। ये कौन सी प्रोटीन को जाएगा? H3। और ये हो जाएगा हमारे पास H4 का। H2A, H2B, H3, H4। एज इट इज पीछे कौन होगा सर? एज इट इज पीछे कितने गोले होंगे? 4। तो टोटल कितने स्टोन प्रोटीन हो गए? 8 स्टोन प्रोटीन हो गए। कितने प्रोटीन हो गए? 8 स्टोन प्रोटीन। अब मैंने कहा ये कंचे, तो अगर इनको छोड़ेंगे ऐसे तो ये निकल जाएंगे ना, बिखर जाएंगे। तो ध्यान रखना इनको बिखरने के लिए इनके चारों तरफ कौन पाया जाता है? डीएनए। इनके चारों तरफ कौन पाया जाता है? डीएनए। और ये डीएनए इनके चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, कुंडली बनाता है। और ये जो कुंडली बनाता है ना, वो एक चक्कर तो पूरा हो गया, और कुंडली जो बनाएगा वो बनाएगा सर जी दूसरी। तो ध्यान रखना ये कितनी कुंडलियां बना लेता है सर? ओके, तो ध्यान रखना इन हिस्टोन प्रोटीन को बिखरने से रोकने के लिए इनके चारों तरफ कौन लिपटा होता है? डीएनए लिपटा होता है। और डीएनए कितने चक्कर की कुंडली बनाता है? तो एक सही 3/4 चक्कर के। तो क्या ध्यान रखना है कि डीएनए द्वारा हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, डीएनए द्वारा हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर एक कुंडली बनाई जाती है, एक कुंडली बनाई जाती है, एक कुंडली बनाई जाती है। और इस कुंडली की लंबाई कितनी होती है? तो एक सही 3/4 कुंडली, एक सही 3/4 कुंडली। इसे अष्टक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक गेंद में कितने प्रोटीन हो गए? 8 अष्टक, 8 स्टोन प्रोटीन हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? अष्टक प्रोटीन। ये हो गया एक अष्टक। एज इट इज सेम, सपोज इधर भी 4 प्रोटीन के गोले ये रहे, ठीक है, ठीक है ना, ये 4 प्रोटीन के गोले हैं। इन्हीं के पीछे जस्ट कौन है? 4। तो पहले वाले में तो कौन आ जाएगा सर? H2A, फिर कौन आ जाएगा? H2B, फिर कौन आ जाएगा? H3, और फिर कौन आ जाएगा? H4। अब सर इनको भी तो रोकना है ना, मैं तो ध्यान रखना
ये भी कितने चक्कर लगाता है, ये लो सर एक चक्कर तो पूरा, लेकिन ये एक चक्कर जो दूसरा चक्कर होता है वो थोड़ा और ज्यादा लगाता है, और कितना लगाता है सर 75%। कितना हिस्सा लगा लेता है 75%। तो ये भी एक अष्टक, ये भी एक अष्टक होता है। सर हमने एक चीज नोट की, आपने H2A बता दिया, H2B बता दिया, H3 बता दिया, H4, H1 क्या करेगा, कोई सर राजा महाराजा है क्या, ये कोई काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना ये भी काम करेगा, और क्या काम करेगा, तो ध्यान रखना ये एक अष्टक, ये एक अष्टक, इन दोनों अष्टकों को जोड़ने का काम, इन दोनों अष्टकों को जोड़ने का काम जो प्रोटीन करता है वो कौन करता है, H1 प्रोटीन करता है। कौन करता है, H1 प्रोटीन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिंकर प्रोटीन। और जब दो अष्टक गेंदे आपस में जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसोम, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्लियर है सर। तो ये ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, इनके चारों तरफ ये बिखरे नहीं, इनके चारों तरफ डीएनए की क्या पाई जाती है, कुंडली। और डीएनए कितने चक्कर लगाता है इनके चारों तरफ, एक सही 3/4 कुंडली लगाता है। तो इन दोनों अष्टकों को जोड़ने के लिए इनके बीच में H1 प्रोटीन होता है जो इनको जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। तो ये कौन सी संरचना हो गई, अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल। और ऐसी संरचनाएं बनती जाती है, ऐसी बोले आपस में जुड़ती जाती है, ठीक है ना। ये बोल, ठीक है, फिर ये बोल, फिर ये बोल, फिर ये बोल, फिर ये बोल, और ऐसी बोले जुड़ते जुड़ते क्या बना लेती है, जीन या गुणसूत्र का निर्माण कर देती है। तो ये था सर हमारे पास अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम। में भी आपको समझ में आया होगा कि अष्टक प्रोटीन कहाँ होते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ होता है, H1 प्रोटीन कहाँ होता है, डीएनए कितने चक्कर लगाता है। तो सर ये तो क्लियर है हमारा अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल। सोलेनाइड मॉडल किसे कहा जाता है, सोलेनाइड मॉडल, ये कितने न्यूक्लियोसोम है, एक। तो जब ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे उसको हम क्या कह देंगे, सोलेनाइड मॉडल। तो गुणसूत्र का सोलेनाइड मॉडल, गुणसूत्र का सोलेनाइड मॉडल। अब क्या होता है सर, तो सर जब 6 न्यूक्लियोसोम आ जाते हैं, जैसे देखो वापस समझना, हमने कहा हमारे पास कितने प्रोटीन, 4 प्रोटीन। एक कौन हो जाएगा, H2A, H2B, H3, और एक कौन हो जाएगा, H3। सेम एज इट इज, एक, एक, दो, तीन, चार, कितने हो जाएंगे सर, H2A, H2B, H3 और H4। इसके चारों तरफ भी कौन चक्कर लगाएगा सर, तो इसके चारों तरफ भी कौन चक्कर लगाएगा, डीएनए चक्कर लगाएगा। कौन चक्कर लगाएगा शेरो, डीएनए। ये एक चक्कर पूरा हो गया, और ये तीसरा। इसके चारों तरफ भी कौन चक्कर लगाएगा सर, तो इसके चारों तरफ भी ध्यान रखना कौन चक्कर लगाएगा, ये एक चक्कर पूरा हो गया, और ये दूसरा। तो ध्यान रखना, इनको जोड़ने के लिए कौन सा प्रोटीन बताया था सर हमने, तो इनको जोड़ने के लिए हमारे पास जो प्रोटीन आया था वो कौन सा आया था, H1। ये एक न्यूक्लियोसोम, और ऐसे जब कितने न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं। कितने न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम, उसे कहा जाता है गुणसूत्र की संरचना का सोलेनाइड मॉडल। तो 6 न्यूक्लियोमो की संरचना, 6 न्यूक्लियोसोम, 6 6 न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होगी, अब बाहर बैठ जाते हैं थोड़ा सा। 6 न्यूक्लियोसोम की संरचना को सोलेनाइड मॉडल कहा जाता है। 6 न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, सोलेनाइड मॉडल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा सर। एक तो हमारे सामने कौन सा मॉडल था, अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल, और एक कौन सा मॉडल हो गया था हमारे सामने, सोलेनाइड मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों में भी आपको बेटर समझ में आए होंगे, डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सर आगे, गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सूत्रीय गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। तो ध्यान रखना, दिए किसने था, तो हमें केवल इसके बारे में ये ध्यान रखना, दिया किसने था, सटन व बोवेरी, बोवेरी, सटन व बोवेरी। गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने था, सटन व बोवेरी ने। और इन्होंने क्या कहा, इस गुणसूत्रीय सिद्धांत के माध्यम, इंपॉर्टेंट यही है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने, तो सटन व बोवेरी ने दिया। अब इंपॉर्टेंट सर क्या होता है इस गुणसूत्रीय सिद्धांत के अनुसार, तो इन्होंने कहा कि जीन को, और जीन को हम क्या बोलते हैं,
आनुवांशिक इकाई को, आनुवांशिक इकाई, और इस आनुवांशिक इकाई को हम क्या बोलते हैं सर? जीन। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था आनुवांशिक इकाई को जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से कहाँ लाना? संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लाने हेतु, लाने हेतु कौन कार्य करता है? गुणसूत्र जीन के वाहक के रूप में कार्य करता है। गुणसूत्र जीन के वाहक के रूप में, वाहक के रूप में कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्रीय सिद्धांत। और दिया किसने था? सटन और बोवेरी। ठीक है सर, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? गुणसूत्रीय सिद्धांत, सटन व बोवेरी, आनुवांशिक इकाई जीन जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं। तो ध्यान रखना, जीन आएंगे तो सही सर, ये जीन है, आएंगे किस पे बैठ के? तो इनको बैठ के लाने का काम कौन करता है? गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र पे बैठेंगे, गुणसूत्र इनको बैठाएगा, जैसे हाथ देंगे बैठेंगे और चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये गुणसूत्र ही क्या करता है? जीन को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाता है। इसलिए ध्यान रखने से क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। वाहक यानी लाने ले जाने वाला। और यही क्या कहलाता है हमारे सामने? गुणसूत्रीय सिद्धांत। और ये गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने था? तो सर ये गुणसूत्रीय सिद्धांत हमारे दिया था सटन और बोवेरी ने। क्लियर है सर? तो ये था हमारा गुणसूत्र जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ गुणसूत्र, एक सपोज गुणसूत्र की संरचना बना लेते हैं वापस। ये सेंट्रोमियर था। तो मैंने कहा था कुछ गुणसूत्रों पर, गुणसूत्र के अतिरिक्त भी बॉडी पाई जाती है। गुणसूत्रों पर, गुणसूत्र के अतिरिक्त भी क्या पाई जाती है? बॉडी पाई जाती है। ठीक है ना? कुछ गुणसूत्रों पर गुणसूत्र के अतिरिक्त भी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था सर? तो इसको हमने क्या बोला था भाई? इसको हमने बोला था सैटेलाइट बॉडी। इसको हमने क्या बोला था? सैटेलाइट बॉडी। और सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पर, सैटेलाइट बॉडी की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को हमने कितने भागों में बांट दिया था? गुणसूत्रों को हमने दो भागों में बांट दिया। गुणसूत्रों को हमने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक होता है सेट क्रोमोसोम, एक तो कौन होता है? सेट क्रोमोसोम। और एक होता है नॉन सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम और एक होता है नॉन सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो वे गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिन पर सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है, सेट क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना, किसे कहेंगे? जिन पर सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है। कौन सी बॉडी पाई जाती है सर? सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है, वो कौन से क्रोमोसोम कहलाते हैं? सेट क्रोमोसोम। और नॉन सेट क्रोमोसोम किसे कहेंगे? जिन पर सैटेलाइट बॉडी नहीं पाई जाती है, जिन पर सैटेलाइट बॉडी नहीं पाई जाती है, सैटेलाइट बॉडी नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाएंगी? नॉन सेट क्रोमोसोम। अब सर मानव के अंदर सेट क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, मानव में 10 गुणसूत्र। 10 गुणसूत्र का मतलब कितनी जोड़ी? 5 जोड़ी क्रोमोसोम। तो कौन से होते हैं? सेट क्रोमोसोम। और 10 में से 46 में से, भाई मानव में होते कितने टोटल? 46। 46 में से 10 तो कौन हो गए? सेट क्रोमोसोम। तो बचे कितने सर? 36 गुणसूत्र। या अगर जोड़ी पूछे तो कितनी? 18 जोड़ी क्रोमोसोम। 18 जोड़ी क्रोमोसोम क्या होते हैं? नॉन सेट क्रोमोसोम। लेकिन एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा, एग्जामिनर कहेगा आपको पता है सेट क्रोमोसोम कौन से है? तो ध्यान रखना, सेट क्रोमोसोम सर जिन पर सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है, सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं। और मनुष्य में 10 गुणसूत्र या 5 जोड़ी। अब कौन कौन से है सर वो 5 जोड़ी? आओ देखते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो होते हैं 13वीं जोड़ी के, एक हो जाएंगे 14वीं जोड़ी के, एक हो जाएंगे 15वीं जोड़ी के, एक हो जाएंगे 21वीं जोड़ी के, और एक हो जाएंगे
22वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन सेट कौन हो जाएंगे, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन सेट क्रोमोसोम। तो ये था हमारा गुणसूत्र का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। गुणसूत्र का ये टॉपिक कंप्लीट है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई भी डाउट आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम आपके उस डाउट को तुरंत क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़े वो रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी जो पहली क्लास हुई थी हमने उसमें गुणसूत्र के खोजकर्ता देखे थे, नामकरण किसने किया था, किसको सर्वप्रथम दिखाई दिया था। उसके बाद हमने कोशिका विभाजन को देखा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। उसके बाद गुणसूत्र की संरचना को हमने चित्र डायग्राम सहित समझा था। जिसने भी हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो पहले क्लास समझो, उसको दूसरी क्लास अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कायिक और लैंगिक भी होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने देखा था क्या कि गुणसूत्र की संरचना, तो पूछे तो ध्यान रखना 90% गुणसूत्र का जो हिस्सा होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। 10% हिस्सा जो होता है वो आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन से प्रोटीन से। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें जो शर्करा होती है वो होती है C5H10O4 और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन होता है। इसी को हम समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना न्यूक्लिक अम्ल, वहां हम इसी को क्लियर करेंगे कि सर ये नाइट्रोजनी क्षारक कौन होता है, डीएनए में शर्करा क्या होती है क्या नहीं होती है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा इसमें तो जो होती है C5H10O5। कैसे याद रखोगे सर, डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिलीट हो चुकी है, 5 होती है 4 रह गई। नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, गुआनिन, बस यहाँ पे थायामीन होता है, यहाँ कौन आ जाएगा यूरेसिल, और इधर कौन चल रहा है साइटोसिन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये ध्यान रखना। डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित। और हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं मुख्यतः 5, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। और गुणसूत्र की संरचना है तो हमारे पास 2 मॉडल है, अष्टक मॉडल जिसे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं, और एक होता है सोलेनाइड मॉडल, और फिर गुणसूत्रीय सिद्धांत। अष्टक मॉडल या न्यूक्लियोसोम तो हमने बताया था H2A, H2B, H3, H4, 4 गोले आगे 4 गोले पीछे, 8 गोले हो गए, इसलिए इसको अष्टक बोल रहे हैं। और जब ये 8 गोले और 8 गोले आपस में जुड़ जाएंगे H1 प्रोटीन के द्वारा तो ये न्यूक्लियोसोम कहलाएंगे। इनको जोड़ने का काम H1 कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन। और इनके चारों तरफ ये जो